चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने राष्ट्रीय परिदृश्य खुल करके ओपन है, मतलब यानी कि हम लोग नेशनल न्यूज़ के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमें न्यूज़ यहाँ पे दिखाई देती है वो ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी हुई है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबको मैं बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर सुबह शाम मतलब 3 टाइम मैं 10-10 मिनट की सीरीज़ डालूंगी इस पूरे नेशनल न्यूज़ को कवर करते हुए, और जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आप इसको देखते जाइए। आपने अगर बुक खरीदी है तो बुक में उस चीज़ों को मार्क करते जाइए। और जितने भी हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसका हमें साइड में इंग्लिश में भी देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे है वो है एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को जो है वो मंजूरी दी गई है। एक बार चलिए इसका हम देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1951 से 1952, 1951-52 से लेके 1967 तक जो है वो हमारे कंट्री में वन नेशन वन इलेक्शन पर ही सारा कुछ हुआ है। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, अभी फ़िलहाल का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि भारत का जो विधि आयोग है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भारत का जो विधि आयोग है उसने निर्वाचन विधियों में सुधार करके अपनी 170वीं रिपोर्ट जारी की है। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इसने 170वीं रिपोर्ट दी है। उसमें क्या है, उसमें ये आया है हमें कंक्लूज़न की जो केंद्रीय राष्ट्रीय मंडल है, यहाँ पे देखिए उसको मंत्रिमंडल है, उसको 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इसको फाइनली मंजूरी दे दी गई है। इसमें है क्या, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे इलेक्शंस हैं उनको 2 स्टेजेस में कराया जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है मतलब जो प्रथम चरण है उसमें लोकसभा के सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। मतलब लोकसभा की जितनी भी विधानसभाएं हैं सबका एक साथ चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो ये है कि जो प्रथम चरण जो हो जाएगा तो उसके 100 दिन के अंदर ही, मतलब जो लोकसभा की विधानसभाओं का जो भी हो जाएगा तो उसके 100 दिनों के अंदर ही जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव भी आयोजित होंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा ज़रा एक चीज़ देख लेते हैं। वो ये है कि अब हमें पता है कि जब भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो संविधान में इस तरह के संशोधन तो होंगे ही, क्योंकि ऐसा कोई भी हमारे पास अभी फ़िलहाल तक के लिए कोई नियम नहीं है, तो हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो देखिए हमें 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है इन लोगों ने। ठीक है, इसमें आर्टिकल 83 जो है, जो कि बात करता है पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनके टेन्योर के बारे में, और आर्टिकल जो 172 है जो कि स्टेट के उसके विधानमंडलों के बारे में बात करता है, उन दोनों में संशोधन होगा। और इन्होंने कहा है कि 82A मतलब 82 का जो है उसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लाइन है इसकी वो ये है, इसकी आप थर्ड पॉइंट देखिए, इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसी के दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव होंगे। ठीक है, मतलब सब एक साथ कराने की जो है वो हम लोगों ने बात करी गई है। ठीक है, और क्या है, और ये है कि उपयुक्त संशोधन के लिए हमें पता है कि भाई अमेंडमेंट आर्टिकल 368 से होते हैं। ठीक है, सबसे पहली शर्त ये है कि दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे, अब भाई अगर पास कराना है तो कुछ तो होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी होगी कि कैसी होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाएगा। ठीक है, जितने भी टोटल सदस्य होंगे उनमें आधे से अधिक द्वारा मतदान किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित मतदान करने वाले समस्त संख्या के 2/3 सदस्य, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है क्या कि 2/3 सदस्य जो हैं वो संशोधन के पक्ष में हों, तभी उसको पारित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है कि द्वितीय चरण के प्रस्ताव यानी स्थानीय निकायों, मतलब जो भी पंचायत और नगर पंचायत है उन केंद्रों एवं राज्य के चुनाव के 100 दिन के अंदर कराने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये इंपॉर्टेंट है, मे भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमने एक समिति का गठन किया था जो कि 8 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 2023 को, और जिसके अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट यहीं से बन जाता है, रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, इसके बाकी के सदस्यों के नाम भी आप देख लीजिएगा और इसके सचिव का भी नाम आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ।
दूसरी न्यूज़ जो है वो है पीएम आशा। सबसे पहले तो जब भी कोई ऐसी योजना आती है तो हमें उसका फुल फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है। पीएम आशा, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, इसीलिए ये है क्या? पीएम आशा। मतलब ये अन्नदाता, ये कहीं ना कहीं फार्मर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? इसमें ये है कि ये जो योजना है वो एमएसपी के उस पे बेस्ड है। ठीक है, आइए आइए देखते हैं आगे। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री, मतलब 18 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इसको जो है पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु से स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। इसमें क्या है? इसमें ये दिया गया है कि ये इसके 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होने वाले हैं भाई। 3 नहीं, 4 इम्पोर्टेंट, ये देख लीजिएगा। सबसे पहला तो पीएसएफ, पीडीपीएस और एमआईएस। मतलब 3 पी से स्टार्ट है, 1 एम से स्टार्ट है। पीएसएस मतलब पब्लिक प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, पीएसएफ मीन्स प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। और पीडीपीएस यानी कि प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। और चौथा है कि एमआईएस मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये फिर से इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी नहीं, चारों स्कीम कौन कौन सी हैं? पीएसएस प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम। दूसरी है पीएसएफ प्राइस सपोर्ट स्टेबलाइजेशन फंड। पीडीपीएस प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ठीक है, ये हैं इसके मेन 4 स्तंभ। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब भाई जब अन्नदाता से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फोकस एरिया कौन होंगे? तो हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, वो फोकस एरिया होंगे। उनका ये है कि वो जो भी चीज़ मतलब वो कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उनको उसका जो मूल्य है वो काफ़ी अच्छा मिल पाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है क्या कि पीएम जनजाति उन्नत ग्राम। अब देखिए यहाँ पे है हमारा दूसरा कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें मेनली हम लोग जनजातियों पे फोकस करेंगे। तो ये क्या है? ये है कि इसके तहत जनजातीय बाहुल गांव, मतलब जहाँ पे जनजाति लोग ज़्यादा हैं, उसमें आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जनजाति परिवारों को पूर्ण कवरेज दी जाएगी। मतलब जितने भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं उसमें उनको पूरी की पूरी कवरेज क्षेत्र दी जाएगी। इसमें देखिए स्मरणीय तथ्य क्या है, हमें मेनली जो याद करना है वो ये है कि मतलब नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, और इसमें सेंट्रल का शेयर कितना है? लगभग 56,000 करोड़ के आसपास है। और 22,000 करोड़ के आसपास स्टेट का है। मतलब स्टेट और राज्य दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और 549 जिले और 2740, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा हिंदी में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो 2740 ब्लॉक इतने शामिल है। यहाँ से आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है कि सभी ज़िले हैं या फिर है नहीं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं क्या? उसके बाद से है हमारा, देखिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से, ये किसके थ्रू होगा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1,000 गृह प्रवासों, मतलब होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये भी इसी के अंदर शामिल है। अब आते हैं हमारी जो दूसरी योजना है, उस योजना का नाम है बायो राइड योजना। बायो राइड योजना को मंजूरी दी गई है। तो बायो नाम से ही पता चल जा रहा है, यानी कि ये किसके बारे में होगा? कुछ ना कुछ हमारे जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड होगा। तो देखिए इसको कौन करा रहा है? इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो करा रही है BIRAC। इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस एंड काउंसिल। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट एंड काउंसिल से पूछ सकता है कि जो बायो राइड योजना है वो कौन उसके अंतर्गत, मतलब उसे कौन करा रहा है। ठीक है, अब इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर देख लेते हैं तो वो ये है कि मतलब स्मरणीय तथ्य क्या है कि बायो राइड जो है इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि बायो राइड में 2 सेक्टर्स को यहाँ पे शामिल किया गया है, उनको मिल करके एक बायो राइड बना है। सबसे पहला क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब 2 योजनाएं कौन कौन सी हैं? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, और दूसरा है औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास IEND, मतलब R&D सेक्शन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के R&D सेक्शन और INED सेक्शन को मिला करके एक बना दिया गया है, वो है बायो राइट, जिसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, अब आते हैं इस पे। मम्मी
नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन जो है, उसके पहले आ जाते हैं हम अपने वंदे भारत एक्सप्रेस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। ये भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, ठीक है। 15 फरवरी 2019 को इसका जो है उद्घाटन किया गया था। रूट इसका क्या था, नई दिल्ली से होते हुए कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी मार्ग पर ये चली थी और इसकी स्पीड जो थी वो थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपको जो भी इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, वो सिर्फ स्पीड के ही बारे में देखने को मिलेगा, बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल कॉमन है, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या है कि इसको अश्विन वैष्णव ने जो है उसका केंद्रीय रेलवे ने उन्हें BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब आ जाते हैं और बाकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अभी इसके बारे में बात करते हैं, वंदे मेट्रो ट्रेन के बारे में बात करते हैं। इसका जो उद्घाटन किया गया था, ये अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जाएगा। ये जो हमारी रैपिड रेल है, इसका गुजरात के अहमदाबाद से एवं भुज के बीच में किया जाएगा। भुज से रिलेटेड अभी कुछ और न्यूज़ में था, अगर आप सबको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। उसके बाद से आ जाते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं कि इंटरसिटी कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो है मेट्रो ट्रेन, शहरी मेट्रो ट्रेन आमतौर पर जो है वो इंटरसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये ट्रेन जो है वो शहरी केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों से जोड़ी जाएगी, जिससे पहुंच में वृद्धि होगी, जबकि यात्रा में लगने वाले समय की कटौती होगी। यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। क्या कि जो हमारी मेट्रो ट्रेन्स होती हैं वो इंटर सिटी कनेक्टिव होती हैं, ये जो है वो शहर केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों को जोड़ेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। तो अभी चलिए, अभी फ़िलहाल अपनी सीरीज़ को यहीं पे करते हैं एंड। और कैसा लगा वो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट की सीरीज़ में यहाँ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। एंड वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि बाकी 10 मिनट सीरीज़ को आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।